गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप कक्षा 10 भूगोल अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज इस क्लास में आपको इस अध्याय का दूसरा भाग बताया जाएगा। कल की कक्षा में आपने पढ़ा था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं किसे कहते हैं। इसके पश्चात आपने ये भी जाना था कि स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन का क्या महत्व है, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में क्यों महत्वपूर्ण है, और फिर भारत में सड़कों का वर्गीकरण भी आपने समझा। आज की कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले, हालांकि आपको मैं पहले ही बता दूं कि आज की क्लास में आप रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन के बारे में जानेंगे। बच्चों, कल की क्लास में आपने सड़क परिवहन की बहुत सारी विशेषताओं को, उसके महत्व के बारे में समझने के पश्चात आज मैं चाहता हूं कि आप ये भी समझ लें कि सड़क परिवहन की कुछ समस्याएं भी हैं। जैसे भारत में ही यात्रियों की संख्या अधिक और माल की अधिक मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस बात का आभास हो जाता है कि सड़कों का जाल अपेक्षाकृत कम है। यानी आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देगी। तो निश्चित तौर पर यदि बसों में या जो है कि माल ढोने वाले जो ट्रक हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, तो ये साबित का होता है कि सड़कों का जाल अपेक्षाकृत कम है। दूसरी समस्या आप ये भी समझ लीजिए कि भारत में लगभग जो सड़कें हैं उसमें से बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो कि वर्षा के दिनों में कीचड़ से भर जाती हैं। इसके पश्चात राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या भी अभी अपर्याप्त है। मुख्य रूप से वे बड़े शहरों तक ही सीमित हैं, और साथ ही साथ जो है कि सड़कों पर बने हुए बहुत से पुल और पुलिया न केवल सकरी हैं बल्कि वह पुरानी होने के कारण टूटी अवस्था में होती हैं और किसी भी समय टूट सकती हैं या दुर्घटना हो सकती है। और सड़क परिवहन में एक बड़ी समस्या यह भी है कि इसमें आवश्यक सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता है, जैसे कि टेलीफोन की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा। ये सारी सुविधाएं जो है सड़क परिवहन में देखने को नहीं मिलती हैं। और बसों ट्रकों में पुलिस संरक्षण की भी कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए इन पर सफ़र करना भी खतरे से खाली नहीं होता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि रेलवे में जो है पुलिस भी होती है जो कि यात्रियों की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहती है। वो चीज़ें जो है सड़क परिवहन में देखने को नहीं मिलती है। और भी समस्याएं हैं, जैसे कि सड़क परिवहन में आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो वो भी एक प्रकार की समस्या ही है। अब इसके बाद आपको यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि भारत में जो सड़कों का वितरण है वो समान नहीं है, यानी असमान है। तो सड़कों का वितरण असमान क्यों है, इसको भी जान लेना जरूरी है। तो सड़कों के वितरण असमान होने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण यदि आप देखेंगे तो भारत में धरातल एक समान नहीं है, यानी ऊबड़ खाबड़ है। जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो जंगली क्षेत्र हैं या दलदली भूमि है वहाँ पर, या पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर सड़कें बनाना कठिन होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में सड़कें बनाना आसान होता है। तो आप पाएंगे कि जो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र हैं या दलदली भूमि वाले क्षेत्र हैं वहाँ सड़कों का जाल कम होता है और मैदानों में सड़कों का जाल अधिक होता है। तो ये असमान वितरण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में एक प्रकार की छोटी बड़ी सड़कें भी होती हैं, जैसे कि
एक और आप देखेंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग है और राज्य महामार्ग हैं, जिला की सड़कें हैं और तमाम जो अन्य वर्गीकरण आपने पढ़ा था। तो इनको बनाने में अलग अलग सामग्री और अलग अलग प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए पाएंगे आप कि ये सड़कें सर्वत्र, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज है, तो ये पूरे देश में आप इसका जाल नहीं पाएंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज सिर्फ 4 महानगरों को मुख्य रूप से जोड़ने के लिए बनाया गया है। और इसके अलावा जो है सड़कों पर नियंत्रण की बात है तो वह नियंत्रण भी अलग अलग हाथों में होता है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग तथा इसी तरह की जो सड़कें हैं वो भारत सरकार के द्वारा बनवाई जाती हैं, जबकि अनेक अन्य सड़कें हैं जिनका निर्माण राज्य सरकारें या जिला या स्थानीय अधिकारियों के द्वारा करवाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो सड़कों का वितरण है, यदि आप आंकड़े उठा के देखिए तो पाएंगे कि 2007-8 में सड़कों का घनत्व जम्मू कश्मीर में 10.04 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। वहीं उत्तर प्रदेश में इसका घनत्व 532.27 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। और राष्ट्रीय घनत्व की बात करेंगे तो 425.02 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर था। तो इसका मतलब देखिए कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 10 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कें हैं, जबकि राष्ट्रीय घनत्व बहुत ज़्यादा है। तो राष्ट्रीय घनत्व की तुलना में सड़कें वहाँ कम है। उत्तर प्रदेश में यह घनत्व राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। तो बच्चों, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये बेशक आपके पाठ्यपुस्तक में विस्तार से इसको नहीं बताया गया है कि भारत में सड़कों का समान वितरण क्यों है और भारतीय सड़कों यानी जो सड़क परिवहन है उसके सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये नहीं बताया गया। फिर भी आपको अवश्य रूप से इसको जान लेना चाहिए। अब बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है रेल परिवहन। तो रेल परिवहन को पढ़ने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले 2-3 महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए कि भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। दूसरी बात, देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। बच्चों, रेल परिवहन के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। अब रेल परिवहन की कुछ विशेषताओं के बारे में भी आप यहाँ जानिए कि किस प्रकार से रेल परिवहन महत्वपूर्ण है या अन्य जो परिवहन के साधन हैं उससे बेहतर है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि यह अन्य परिवहन के साधनों से कैसे बेहतर है। तो यदि देश के आंतरिक हिस्सों में लंबी दूरी की यात्रा और भारी वस्तुओं के परिवहन की बात की जाए, उस संदर्भ में आप इसको देखें तो रेल परिवहन सबसे अच्छा परिवहन का साधन माना जाता है। यानी लंबी दूरी, फिर से ध्यान से समझ लीजिए इसको, देश के आंतरिक हिस्सों में लंबी दूरी और भारी वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का यह सबसे अच्छा साधन है, किफ़ायती साधन है और सस्ता साधन है। दूसरी बात या दूसरी विशेषता, यह अन्य परिवहन के साधनों की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित है और आरामदायक भी है। इसमें आप आराम से यात्रा कर सकते हैं, लेटे लेटे भी जो है, सो करके भी एक जगह से दूसरी जगह
आप जा सकते हैं। तो यह इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। बच्चों, इसमें एक क्रियाकलाप भी है जिसमें दिया गया है आपको कि भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। यह क्रियाकलाप आपको करना है कि वर्तमान में रेल प्रखंड व उनके मुख्यालय बताएं और भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित करें। तो 16 क्या, बल्कि आज के समय में 17-18 जो है कि रेल प्रखंड हो गए हैं। इसको आपको मैं यहाँ पर नाम, यानी कौन सा रेलवे जोन है उसका नाम और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं ये बता देता हूँ। आप इसको जो है कि मानचित्र की सहायता से बाद में करेंगे। ये क्रियाकलाप है तो आपको इसको स्वयं भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, मध्य रेलवे है पहला जोन, रेलवे का पहला जोन है मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय मुंबई है। पश्चिम रेलवे, इसका भी मुख्यालय मुंबई है। उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय दिल्ली है। पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण रेलवे चेन्नई मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर मुख्यालय। पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर इसका मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद इसका मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे गुवाहाटी। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे इसका मुख्यालय कोलकाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे इसका मुख्यालय हुबली है, ये भी कलकत्ता के पास ही है। दक्षिण तटीय रेलवे जो कि पूर्वी तट के समानांतर है, इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम है। पश्चिमी मध्य रेलवे इसका मुख्यालय जबलपुर। और कोलकाता मेट्रो अभी तक इसका मुख्यालय लागू नहीं हुआ है। और एक आप जानते हैं कोंकण रेलवे जिसका मुख्यालय नवी मुंबई है। तो ये जो है कि कुल रेलवे जोन हैं और उनके मुख्यालय के बारे में आपको बताया गया। इसको आप क्रियाकलाप के रूप में करेंगे। बच्चों, देश में रेल परिवहन के वितरण को 3 कारक प्रभावित करते हैं: भू-आकृतिक कारक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक। अब किस प्रकार से करते हैं इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे उत्तरी मैदानों में, जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है वो विस्तृत समतल है, यहाँ की भूमि समतल है, यहाँ पर लोगों का निवास अधिक है, यानी जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अधिक है। कृषि भी जो है बहुत अधिक होती है और प्रचुर संसाधन हैं। तो इन सब कारणों से आप पाएंगे कि उत्तरी भारत में रेलवे का विकास बहुत ही अधिक हुआ है। हालांकि उत्तर भारत में एक बात ज़रूर है कि नदियों की संख्या भी काफ़ी है, जिस पर कि पुलों का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। बावजूद इसके उत्तर भारत में रेलवे का जाल, रेलवे का निर्माण अधिक हुआ है। अब आप दक्षिण भारत की ओर रुख करिए तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि ऊबड़ खाबड़ भूमि है, पठारी क्षेत्र हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और सुरंगें हैं जिनमें से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में आप पाएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत में रेलवे का जो जाल है वो थोड़ा विरल है, रेलवे का कम विस्तार हुआ है। इसी प्रकार से हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखेंगे जहाँ पर कि उच्चावच है, ऊबड़ खाबड़ भूमि है,
जनसंख्या भी बहुत कम है, विरल है वहाँ पर जनसंख्या। आर्थिक अवसरों की कमी है, तो इसके कारण जो है रेलवे का विकास कम हुआ है। अब आप पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली इलाकों की ओर देखिए। मध्य प्रदेश के जो वन क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के इलाके हैं, इन इलाकों में भी या इन राज्यों में भी रेल लाइनों का निर्माण करना कठिन है। तो यह जो भौतिक कारक हैं ये आम तौर पर यानी अधिकतर जो है आप देखेंगे कि रेलवे के विस्तार में बाधक होते हैं, और भौतिक कारक यदि अच्छा है तो रेलवे का विस्तार उससे अच्छा होगा, यानी वह सहायक भी होते हैं। इसके पश्चात सह्याद्री और उससे सटे हुए क्षेत्रों को देखिए, जो कि घाट या दर्रों के द्वारा जिनको पार करना संभव हो पाता है। तो उन क्षेत्रों में भी आप देखेंगे कि रेलवे का निर्माण कम हुआ है। लेकिन कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे का विकास तेजी से विकास किया गया है, जिससे कि अब आवागमन जो है यानी यात्रियों का और वस्तुओं का दोनों का आवागमन तेजी से हुआ है और सुविधाजनक हुआ है। हालांकि इस क्षेत्र में भी भूस्खलन जैसी समस्याएं होती हैं जो कि रेलवे के संचालन में बाधक होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कोंकण रेलवे का विकास यात्रियों और वस्तुओं के आवागमन के लिए अच्छा है। फिर इसके बाद आप एक बात और समझ जाइए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यदि देखा जाए तो परिवहन के अन्य सभी साधनों की तुलना में रेलवे आज के समय में एक प्रमुख साधन हो गया, सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन हो गया है। लेकिन आज भी रेलवे समस्याग्रस्त है, यानी समस्याओं का सामना कर रहा है। तो रेलवे परिवहन यानी रेल परिवहन के सम्मुख कौन सी समस्याएं हैं, इसको भी आप यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहली समस्या है कि यात्रियों से संबंधित है कि बहुत सारे यात्री WT विदाउट टिकट, बिना टिकट के यात्रा करते हैं। दूसरी समस्या देखिए, अब यदि बिना टिकट के यात्रा करेंगे तो स्वाभाविक है कि रेलवे का नुकसान होगा। दूसरी समस्या है रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी इत्यादि का होना। यह अभी जो है पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, आज भी ये होता है। तीसरी समस्या इसकी है कि यात्रीगण जो होते हैं वो जंजीर खींचकर, जिसको चेन पुलिंग कहते हैं आप, चेन पुलिंग करना, तो जंजीर खींचकर कहीं भी ट्रेन को रोक देते हैं, जिससे कि रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। और साथ ही साथ जो है जो रेलवे की में होने वाली दुर्घटनाएं हैं वह भी आज तक दूर नहीं हो पाई हैं, वह भी एक समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या है लेट लतीफ़ी की, यानी ट्रेनों का जो आने जाने का समय है। आप देखते होंगे कि यात्री 10-10 घंटे 12-12 घंटे तक ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, तो सही समय से ट्रेनों का न चलना भी इसकी एक प्रमुख समस्या कही जा सकती है। तो बच्चों, ये रेलवे परिवहन की विशेषताओं को आप समझने के साथ साथ उसकी समस्याओं को भी यहाँ पर समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, तालिका नंबर 7.1 है, जिसमें रेलवे को 3 कैटेगरी में आपको बताया गया है। तो भारतीय रेल 68,442 किलोमीटर लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तय करती है। इसमें कोलकाता मेट्रो शामिल नहीं है। तो इसी के आधार पर आप रेलवे को 3 भागों में बांटकर समझ सकते हैं। तो पहला रेलवे कौन सा है, पहला भाग इसका कौन सा है, इसको कहते हैं बड़ी लाइन। तो बड़ी लाइन, मीटर लाइन, छोटी लाइन, ये 3 प्रकार की लाइन है। तो लाइन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, लाइन का मतलब ये हुआ कि जो रेलवे ट्रैक होता है
जो रेलवे की पटरी होती है, उन पटरियों के बीच की चौड़ाई के हिसाब से रेलवे को 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले बड़ी लाइन है। तो बड़ी लाइन का मतलब रेलवे ट्रैक की चौड़ाई जो है 1.67 मीटर होगी। तो जिस रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.67 मीटर होगी, उसे हम बड़ी लाइन की ट्रेन कहेंगे। इसी प्रकार से यदि 1 मीटर चौड़ाई है तो उसको हम लोग मीटर लाइन कहेंगे, और 1 मीटर से कम यानी 0.762 और 0.61 मीटर के बीच की चौड़ाई है तो उसको छोटी लाइन कहेंगे। तो आमतौर पर आप देखेंगे कि आज के समय में जो छोटी लाइन है और मीटर लाइन है, इसको बड़ी लाइन में तब्दील करने का काम भारत सरकार कर रही है, क्योंकि बड़ी लाइन पर चलने वाली ट्रेनें ज़्यादा जो है कि द्रुतगामी होती हैं और आसानी से जो है कि एक जगह से दूसरी जगह आप कम समय में पहुंच सकते हैं। जबकि मीटर लाइन की यदि बात करें तो मीटर लाइन आमतौर पर भारत के उन क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहाँ की जनसंख्या कम है या भू आकृति जो है ठीक नहीं है। वहाँ पर मीटर लाइन का विस्तार कहीं कहीं, जैसे कि राजस्थान है, तो राजस्थान में आज भी आप जाएंगे तो मीटर लाइन देख सकते हैं, लेकिन उसको भी जो है बड़ी लाइन में तब्दील करने का काम चल रहा है। या शिमला जाएंगे तो आप जो है कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर बड़ी लाइन की ट्रेनों को चलाना जो है आसान भी नहीं है। तो शिमला में जो है कि छोटी लाइन की ट्रेनें, जिसको नैरो गेज कहते हैं, तो नैरो गेज की ट्रेनें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत धीरे धीरे चलती हैं ये ट्रेनें, पर्यटन के हिसाब से तो उपयुक्त होती हैं, और ये इतनी धीमे धीमे होती हैं कि आप इसमें चलते में भी चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं। तो बहुत धीरे धीरे ये पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी देखने को आपको मिल सकती हैं। तो शिमला में हमने इसको देखा था, वहाँ पर छोटी लाइन की ट्रेन थी और रेलवे की पटरी बहुत ही सकरी होती है, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार इसको समाप्त करके सभी लाइनों को ब्रॉड गेज में तब्दील करने का काम कर रही है। इसकी जो है कि यहाँ पर रूट की भी बात की गई है, वाहन क्षमता की भी बात की गई है और कुल मार्गों की लंबाई की बात की गई, तो इसको आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपकी है आज की पाइप लाइन। तो बच्चों, भारत के आप मानचित्र पर इसको एक नए परिवहन के साधन के रूप में आज देख सकते हैं। यह परिवहन का नया साधन है, और पहले यदि देखेंगे आप तो पाइपलाइन का प्रयोग होता था, लेकिन शहरों में और उद्योगों में ख़ास तौर पर पानी वगैरह की सप्लाई के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जाता था, और आज के समय में जो है इसको एक परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें जो है कि कच्चा तेल है, पेट्रोल उत्पाद है, या तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत गृहों तक पहुंचाने में किया जाता है, और ठोस पदार्थों को तरल अवस्था स्लरी में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है इस परिवहन की जो विशेषता है वह इसमें है कि इसको बिछाने में, पाइपलाइन को बिछाने में प्राथमिक तौर पर देखेंगे तो आप लागत तो अधिक होती है, लेकिन एक बार पाइपलाइन यदि बिछा दी गई, यानी कि इसका परिवहन शुरू हो गया, तो इसके चलाने की लागत न्यूनतम होती है। और अब जैसे कि आप उदाहरण के रूप में समझिए कि यदि कच्चा तेल है, अब कच्चा तेल जो है कि यदि उत्पादन केंद्र से रिफाइनरीज तक पहुंचाया जाता है और उसके लिए टैंकर का प्रयोग होता है, तो क्या होगा, टैंकर जो है कि चलेगा तो रोड पर चलेगा, या जो है कि ट्रेन के द्वारा ये सप्लाई होगा तो उसके लिए जो है कि ट्रैक का इस्तेमाल होगा, उसमें घिसावट होगी,
टूट फूट होगी, उसको भी ले जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऊर्जा का क्षय होगा। तो बहुत सारी जो है कि बातें होती हैं जो कि पाइपलाइन परिवहन से हल हो जाती हैं। और पाइपलाइन परिवहन में वस्तुओं को मतलब लिक्विड की बात की जा रही है यहाँ पर, चाहे कच्चा तेल हो या पेट्रोल उत्पाद हो या तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस हो, तो इनको पहुँचाना जो है वो न्यूनतम लागत वाला होता है। इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होती है और हानियाँ भी नहीं होती हैं। जबकि यही चीज़ यदि रेलवे या जो है कि सड़क के द्वारा लाई जाए या ले जाई जाए तो इससे जो है कि बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां और अधिक व्यय भी होगा, काफ़ी जो है कि खर्चा भी होगा। तो पाइपलाइन परिवहन एक महत्वपूर्ण परिवहन के साधन के रूप में आज के नए दौर में प्रचलन में आया है। अब आप देखिए कि देश में हालांकि इसका विस्तार अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ 3 ही क्षेत्रों में आप पाइपलाइन परिवहन के जाल को देख सकते हैं, जिसमें पहला क्षेत्र है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक पाइपलाइन परिवहन का इस्तेमाल होता है। दूसरा जो है गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक इसको बिछाया गया है। और तीसरा देखिए गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर हैं। तो ये बच्चों जो है कि 3 जो पाइपलाइन का जाल है इसके बारे में आपने जाना। तो आज की कक्षा में आपको इतना ही, आपको जो एक्टिविटी दी गई है उसको आप पूर्ण करेंगे और साथ ही साथ जो है इस अध्याय का जितना भी अब तक टॉपिक पढ़ा दिया गया है उसका नोट्स भी तैयार करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक सभी को धन्यवाद।